हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का विचार करेंगे। स्टैटिस्टिक्स, ये जो सांख्यिकी है, ये मात्रात्मक आंकड़ों का विज्ञान है। सेलिगमैन के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, classifying, presenting, comparing, and interpreting numerical data collected to throw light on any sphere of inquiry। सांख्यिकी किसी भी पड़ताल क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए आंकड़ों के एकत्रीकरण, कलेक्शन, उसका वर्गीकरण, क्लासीफाइंग करना, उसको प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, कंपेयर करना, तुलना करना और विश्लेषण करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स मानते हैं। सांख्यिकीय विधियाँ एक व्यापक पारिभाषिक शब्द है जिसमें आंकड़ों को एकत्रित करने, उनको प्रोसेस करने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें प्रस्तुत करने तथा उन्हें समझने की सारे मेथड शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे स्टेप्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। डेटा का कलेक्शन, उसका प्रोसेस करना, उसको सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित करना, और जब व्यवस्थित करेंगे, अन्यथा तो आंकड़े अनलिमिटेड हो जाते हैं, बगैर व्यवस्था के तो बात नहीं बनेगी। उसको अच्छी तरह से क्लासीफाई करना पड़ेगा ताकि उनका विश्लेषण किया जा सके, उन्हें ढंग से प्रस्तुत किया जा सके, और ये सारे मेथड उसमें आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। आधुनिक युग में सांख्यिकीय जो विधियां हैं उनका प्रयोग बहुत ज़रूरी हो गया, कंपलसरी हो गया। जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, मनोविज्ञान है, राजनीति है, राजनीति पॉलिटिकल साइंस, और जो अन्य शास्त्र हैं, उनमें कुछ जटिल समस्याओं के समाधान के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। इनका खूब उपयोग होने लगा है। ज्योग्राफी में स्टैटिस्टिकल मेथड का महत्व 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में अधिक हुआ। 1950 से पहले ये डिस्क्रिप्टिव साइंस था, सिर्फ वर्णन करने का साइंस था, और ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, उनका बहुत कम यूज़ होता था। उसके बाद धीरे धीरे भूगोल के सब्जेक्ट मैटर में मूलभूत परिवर्तन आए, और आज का जो ज्योग्राफर है भूगोल के सामान्य विवरण से ही संतुष्ट नहीं है। एक जनरल सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किसी भी चीज़ का, कोई क्रॉप थी, कोई मिनरल था, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। वह क्षेत्र में जाकर स्वयं भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करता है। जो भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी ग्राउंड पर जाके करेगा, और साथ ही उनका संख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उनको कुछ न कुछ क्वांटिटिव एनालिसिस हो। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न भौगोलिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप यूज़ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा होने लग गया। इससे भूगोलवेत्ता को भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य तत्वों की खोज करने और उन्हें संभावित संबंध स्थापित करने की कैपेबिलिटी प्राप्त हुई है, क्षमता प्राप्त हुई है। इस प्रकार शुरू से वर्णनात्मक प्रक्रिया से आरंभ करके अब ज्योग्राफर विभिन्न भौगोलिक अध्ययनों में स्टैटिस्टिक्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चार्ल्स कैल्बी कहते हैं, ज्योग्राफिक थॉट इन द कमिंग डिकेड्स। जो ज्योग्राफिकल जो थॉट्स हैं आने वाले समय में, आई प्रिडिक्ट, मैं ऐसा मानता हूँ, विल कॉल फॉर मच ब्रेटर एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, मच डीपर पेनिट्रेशन देन हैज़ बीन ट्रू इन द पास्ट, और ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, निगाहें साफ होंगी बिल्कुल। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, आई बिलीव,
विल इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ मेजरमेंट। ये एक नई तरीके का पैमाना मिल गया। विल क्लैरिफाई प्रेजेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, इससे जो वर्तमान मेथड हैं विश्लेषण के उनको आसान हो गया विश्लेषण करना। एंड विल गिव देम मी रिजल्ट्स विच आर क्वांटिटेटिवली एग्जैक्ट, ऐसे रिजल्ट प्राप्त होंगे जो कि मात्रात्मक रूप से बिल्कुल सही हैं, एज वेल एज क्वालिटिवली ट्रू, और गुणात्मक रूप में बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। आपको पता है ये स्टैटिस्टिकल मेथड तो कमाल की चीज़ है, यही तो मेजरमेंट है, इसी से तो पता चलेगा। सही मेजरमेंट का तोड़ हो जाना चाहिए। मान लिया गुणात्मक रूप में हम यूँ कहते हैं कि हमारी जो 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं बहुत बेहतरीन हैं, बहुत शानदार हैं, बड़ी डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब बहुत इंटेलिजेंट है कहने से बात नहीं बनेगी, यदि साथ में एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का इनपुट हो कि भाई सबके छठे सेमेस्टर में फर्स्ट डिवीज़न आई, फिफ्थ में से फर्स्ट डिवीज़न आई, सिक्स्थ में भी फर्स्ट डिवीज़न की संभावना है, तो एक छोटा सा एक क्वांटिटी, एक मात्रा, अब देखो वो कितना चेंज ला देती है, उसमें कितनी क्लैरिटी है, कति तोल कर दिया, मेजरमेंट कर दिया उसका। अब वैसे तो गुणात्मक रूप से आप कहते रहो तो उसमें मेजरमेंट नहीं हुआ, तोल नहीं हुआ। स्टूडेंट की हाइट की बात करें, यूँ कह दें कि सभी लड़कियों की हाइट बहुत अच्छी है, उससे बात नहीं बनेगी। यदि यूँ कहा जाए कि सभी लड़कियों की हाइट जो है 5'2" से 5'3" फुट से ज़्यादा है, तो नेचुरली ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, एक सामान्य रूप से हाइट लड़कियों की बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स का इनपुट तो तोल करेगा, हर चीज़ के एनालिसिस में निचोड़ निकालना, अब औसत निकालना है। किसी भी चीज़ का आय का औसत, व्यय का औसत, एवरेज इतना, भाई 12 महीनों का हमने घर का ही परिवार का जो वो था, भाई इतना खर्चा हुआ, तो एक महीने में औसत रूप से इतना खर्चा हुआ, किसी महीने में थोड़ा कम, किसी में ज़्यादा, बट ओवरऑल मान लिया बिजली के खर्चे की मैं बात करूं तो नेचुरली आपको पता है पूरे साल का जो ग्राफ आप बनाओगे तो गर्मियों में ज़रूर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, गर्मियों में एसी का कंजम्पशन होगा, सर्दियों में हीटर का होगा, और जो बीच के महीने होंगे उनमें लाइट का इतना कंजम्पशन नहीं होगा। और यदि पूरे साल का टोटल करके आपने 12 से भाग कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी इनकम का इतना हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाएगा, औसत रूप से साल भर में इतना खर्चा ये होना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सांख्यिकी द्वारा हर चीज़ का निचोड़, एनालिसिस, मेजरमेंट तोल आ जाएगा। इन्हीं चीज़ों को क्वांटिटी फॉर्म में हम जब ले जाएंगे, मात्रात्मक में ले जाएंगे, तो विश्लेषण ज़्यादा स्टिक होगा। यही बात जो है चार्ल्स कोल्बी कह रहे थे कि मुझे क्वांटिटिवली एग्जैक्ट और क्वालिटिवली ट्रू ऐसा एनालिसिस मिलेगा, ऐसी न्यू टाइप ऑफ मेजरमेंट हमें मिल गई, इससे सारी चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर भी आसान होगी। अब आप देख रहे हो सब्जेक्ट मैटर में कितना चेंज आ गया। आप रिमोट सेंसिंग की स्टडी कर रहे हो, एयर फोटोग्राफी की कर रहे हो, उपग्रह से प्राप्त इमेजनरी की स्टडी कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स की कर रहे हो, ये तो बिल्कुल नया इनपुट है सारा। इसमें आगे है कि सांख्यिकी जो है स्टैटिस्टिक्स संख्याओं का विषय है, डेटा है, इसमें आंकड़ों का महत्व है। तो सारे आंकड़े हैं हमारे सामने। क्रिकेट का मैच भी देखते हो किस तरह से वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्लेयर ने रन बनाए कितने, किस डायरेक्शन में बनाए, छक्के किस डायरेक्शन में मारे, फोर किस तरफ मारे, 1-1 कितने बनाए, बॉल जो फेंकी जा रही है उनकी एवरेज स्पीड कितनी है, किस तरफ बाउंड्री लगी, हर चीज़ का डायग्राम बना बना के प्रेजेंटेशन। और यदि वो यूँ कहने लग जाए कि जो ये 2020 मैच है इसमें पहले गेंद में ये रन बने, दूसरे में ऐसे भाज्या, वो स्टोरी सुनाने लग जाए उसको, तो आप तो बोर हो जाओगे। वो ऐसे नहीं करते,
वो उन्हीं डेटा को कंपाइल करके प्रेजेंट करते हैं सुंदर रूप में, ताकि आपको एकदम आभास हो जाए कि ये पिक्चर है ट्रू। उन डेटा से जो डायग्राम निकला जिससे प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, वो आपके लिए दिमाग में छा जाती है तुरंत, वो हम उसको तुरंत ग्रेब कर सकते हैं। तो ये इसका लाभ है। तो इसमें दो तरह के डेटा आते हैं, एक तो कहते हैं प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा। जिन आंकड़ों को शोधकर्ता स्वयं मौलिक रूप से एकत्रित करता है, इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। मान लिया यदि हमें किसी कारखाने में मजदूरों संबंधी आंकड़ों की ज़रूरत है, हम खुद जाकर हर मजदूर से संपर्क करके उसके डेटा इकट्ठे करें, ऐसे आंकड़ों को कहेंगे प्राइमरी डेटा। लेकिन यदि हम कारखाने में जाकर और उनका जो वेतन विभाग है वहाँ जाके रजिस्टर में देख के और वहाँ से ये उतार ले आएँ कि एक मज़दूर को कितनी पे मिलती है, पूरी फैक्ट्री का डेटा ले कर आएँ, मतलब वो हमने कलेक्ट नहीं किया, वो तो किसी और ने तैयार किया था, उसके रजिस्टर से हम उतार ले आए, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब ये पहले से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए गए, प्रकाशित किए गए इन आंकड़ों को द्वितीय आंकड़े कहते हैं। मान लिया, कहने का मतलब है यूपी में खेती और मजदूरों की रहन सहन की स्थिति के बारे में कोई गांव गांव जाकर मौलिक रूप से डेटा इकट्ठे करता है, उसको प्राइमरी डेटा कहेंगे। और दूसरी तरफ दूसरा अनुसंधानकर्ता रिसर्चर सरकार ने जो डेटा पब्लिश किए इसी संदर्भ में खेती और मजदूरों की रहन सहन की स्थिति के बारे में, वो जो प्रकाशित डेटा को यूज करेगा वो सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे। दोनों में डिफरेंस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया करके बुक निकलती है, भारत सरकार का प्रकाशन है, साल में एक बार, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसमें हर चीज़ के प्रोडक्शन की बात होती है, फसलों का प्रोडक्शन है, मिनरल्स का प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, क्या क्या नया हुआ वो सारा होता है, डेटा होते हैं सारे कंपाइल फॉर्म में। हम मान लिया उसको यूज़ करें, अपनी अनुसंधान में यूज़ करें, अपनी पढ़ाई में यूज़ करें, भाई गेहूँ का उत्पादन कितना हुआ किस वर्ष में, हमने उससे देख लिया, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ये सेकेंडरी, जैसे मान लिया जनसंख्या के आंकड़े हैं, आपको पता है जनसंख्या के आंकड़े 10 साल में सरकार कलेक्ट करवाती है, फिर उनको कंपाइल किया जाता है, फिर वो धीरे धीरे पब्लिश होते हैं और फिर सभी लोग उनको पढ़ते हैं, उनसे रिजल्ट निकालते हैं और वही स्टूडेंट भी यूज़ करता है। ये सारा डेटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा। तो एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। अब बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे हो, कैसे इन आंकड़ों का संकलन किया जाए। इसमें संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण है, ये संकलन नहीं है, फैक्ट्स को इकट्ठा करने का है। संकलित शमकों की शुद्धता, उनकी पर्याप्तता तथा व्यापकता पर ही सारा अध्ययन, विश्लेषण, एनालिसिस सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब यदि कलेक्शन ऑफ डेटा में शुद्धता नहीं है, उसमें कंप्लीटनेस नहीं है, उसमें व्यापकता नहीं है, तो फिर आउटपुट कहाँ से निकलेगा। मान लिया किसी गांव में आप गए और उसमें आपने पूर्ण विवेक और अनुभव से डेटा का कलेक्शन किया, जितने एस्पेक्ट आपको कलेक्ट करने थे। जैसे मैं आपको बताऊं, इसी क्लास में आपको एक सोशल इकोनॉमिक सर्वे का भी करना है प्रैक्टिकल में। आपने गांव में जाके ये पता किया एजुकेशन का क्या हाल है, आपने पहले से कंपाइल कर लिया, भाई प्राइमरी कितने पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी कितने, हायर सेकेंडरी, कॉलेज बीए कितनों ने कर रखी है, और उससे ऊपर ग्रेजुएशन से ऊपर कितने। इस तरह का डेटा आपने 3-4 कैटेगरी बना ली और इकट्ठा किया। ऐसे ही आपने खेती बाड़ी के बारे में कि भाई एक आदमी के हिस्से में तकरीबन गांव में कितनी ज़मीन आती है, एक परिवार के हिस्से में कितनी ज़मीन आती
इस तरह का किया। गांव में स्कूल की क्या फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह का किया। कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितने बड़े स्कूल हैं, इस तरह का। तो कहने का मतलब यदि आपने ईमानदारी से किया तो बड़ा शानदार बात है। और यदि कलेक्शन वाले ने शुद्धता नहीं दिखाई, विवेक नहीं किया, इसमें तो विवेक की बहुत ज़रूरत है। मान लिया किसी से आप पूछ रहे हो कितनी ज़मीन है आपके, अब वो बड़े गौर से देखेगा ये क्यों पूछ रहा है, कितनी इनकम कितनी है आपके घर में टोटल मिला के सारी। अब वो यूँ सोचेगा बाहर के लोग दिखाई दे रहे हैं, कदे कोई सरकार का आदमी और कल न इनकम टैक्स ठोक दे, तो वो कोशिश करेगा कि इनको जानकारी ना दी जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो हम एक ऐसे ही कलेक्शन में अलवर के नज़दीक एक छोटे गांव में गए थे। उसमें मैरिज माइग्रेशन का भी एक एस्पेक्ट था कि आपने ये पता करना है कि भाई गांव की लड़कियां कहाँ ब्याही गई। वो एक डायग्राम बनाना था कि भाई आमतौर से जैसे मेरा जो सोनीपत के बारे में एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुरथल में जितनी लड़कियों की शादियाँ हुई जो मेरी जानकारी में थी, स्टूडेंट थी हमारी, और मुझे ऑब्ज़र्व हुआ कि वो बिल्कुल आस पड़ोस के गांव में हुई। वो इधर गन्नौर और इधर न्यू समझ लो कुंडली बॉर्डर, यहीं तक इसी रीजन में इतनी दूरी तक बहुत कम ऐसे थे जिनकी शादियां बहुत जैसे रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव ऐसे दूर हुई हों। तकरीबन इसी बेल्ट में हुई। जैसे मैं आपको बताऊं कि पानीपत का आदमी कभी भी अपनी लड़की की मैरिज झज्जर, रेवाड़ी साइड में महेंद्रगढ़ नहीं करना चाहेगा। वो कम पानी वाला इलाका है, तो कोई ना कोई तो उसमें एस्पेक्ट निकल के आएंगे। वो इतना फर्टाइल रीजन नहीं है झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ वाला, तो नेचुरली वो डिस्करेजिंग फैक्टर है। अब हमने गांव में जब ये पूछा जाकर आपकी लड़की की शादी कहाँ हुई है, आप समझ सकते हो आंसर क्या होगा। हु आर यू, आप कौन हैं, आपको ये जानकारी किस लिए चाहिए, क्यों बताएं हम हमारी लड़की की शादी कहाँ हुई है। बहुत गलत बात, हम तो नहीं बताते। कहने का मतलब ये है इसमें पूर्ण विवेक और अनुभव की आवश्यकता है। पहले आपको एक रैशनल अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आप इंफॉर्मेशन हाजिर करें। यदि आप यूँ ही सोच लो, गांव में कोई न्यू पूछे कि आप किस पार्टी से संबंधित, तो लड़की वाली तो बहुत बड़ी बात है, आपने लड़की की शादी कहाँ की, आपकी बहू कहाँ से आई, ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। यदि किसी से आप यूँ ही डेटा कलेक्शन करना चाहो, आप किस पार्टी को पसंद करते हो, तो ही आदमी यूँ सोचता है मैं क्यों बताऊँ। आप फ्रूट कितने खाते हो, सब्जियाँ कितनी खाते हो, दूध कितना पीते हो सकता है कोई आदमी यूँ सोचे भाई बाहर का आदमी है, मैं अपनी कमज़ोरी क्यों बताऊँ कि मैं फ्रूट कतई नहीं खाता, सब्जी तो भाई अपने ये बथुआ बुथुआर जो सरसों का साग और जो अपने चटनी रोटी खा लेते हैं, लस्सी वस्सी ले लेते हैं साथ, लेकिन इसको क्यों बताऊँ। उसको तो बताया मैं तो मटर पनीर खाता हूँ भाई रोज़ाना, और फ्रूट तो मैं सारे ही खाता हूँ। तो कहने का मतलब डेटा कलेक्शन बड़ा डिफ़िकल्ट है, पर्सनल टच देना पड़ेगा, और उसमें से भी आप यदि शुद्धता के साथ निकल गए तो ये काबिलियत है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो पर्सनल लेवल के हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई थी कदे, कहा इस तरह क्यों बताऊं भाई अपनी बीमारी के बारे में, ना जी मैं तो शुरू से तंदुरुस्त हूँ, खूब मोटा ताजा हूँ, कभी बीमारी नहीं। आप कदे फेल तो नहीं हुए थे किसी क्लास में, कोई कंपार्टमेंट तो नहीं आया था कॉलेज में किसी सेमेस्टर में। मैं ये बात यदि क्लास में भी पूछ लूँ तो स्टूडेंट चुप हो जाते हैं, नहीं बताते, क्यों बतावें सरता है, सर के पास डेटा तो है नहीं अभी ऑफिस वाला। ज्योग्राफी में किस किस के कंपार्टमेंट है मैं कई बार पूछता हूँ, तो जवाब मिलता है कि जी 4th सेम में तो किसी का कंपार्टमेंट नहीं है। अब मैंने सोचा कि हो सकता है 4th सेम में लड़कियों ने अच्छी पढ़ाई करी हो, फिर पता चला 4th सेम का तो टेस्ट नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, आप सोच के देखो, जब मैं अपनी क्लास में सही डेटा नहीं निकाल सकता, स्टूडेंट नहीं बतावेगा कि मेरे कंपार्टमेंट इस सब्जेक्ट में आ रहा है, तो
कैसे देहात से, शहर से, लोगों के घर परिवार से जाके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल काम है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यदि ये डेटा आए शानदार शुद्धता के साथ आए तो सरकार को नीतियाँ बनाने में, डेवलपमेंट के लिए अपने प्रोग्रामिंग बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए ही मुद्दे क्यों ना हो, ये चीज़ें आनी चाहिए बाहर। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। अब मान लिया कोई पूछे कि क्या आप आपकी वाइफ क्या क्या काम करती है, तो आदमी एकदम एग्रेसिव हो जाएगा, क्यों भाई तेरे को क्या मतलब है। तो यो सारा पॉइंट बड़ा सिस्टम ऐसा है। आप देखते हो जैसे इलेक्शन के दौरान, आपको बताऊं, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, वोटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद आप देखते हो एग्जिट पोल के रिजल्ट आते हैं। उससे पहले भी आते हैं, ऐसे ही इलेक्शन जब अनाउंस नहीं होता उससे पहले आ जाते हैं, भाई इस तरह की संभावना है, किसको लोग लाइक करते हैं। ये भी जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो सब ये कलेक्ट करती हैं डेटा को। बाउले कहते हैं कि समक संकलन में सामान्य विवेक की प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव प्रमुख शिक्षक है। अनुभव तो आपको पता ही है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक्सपीरियंस है। आपके मदर फादर चाहे पढ़े लिखे कम हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो पूरा है। जब आप किसी मुद्दे पर उनसे राय लेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताएंगे। एक बार डीयू से गुड़गांव रेवाड़ी साइड में कोई बच्चों का वो आया ग्रुप, गांव में कई दिन का सर्वे था, साथ डीयू से उनके प्रोफेसर भी आए और कुछ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी थे और गर्ल्स स्टूडेंट भी थी और बॉयज़ भी थे। अब प्रोफेसर साहब ने तो यूँ सोचा कि भी ठीक है, देहात अपना ही है, वो तो देहात से निकले हुए थे, वो एक दो बुज़ुर्ग आदमियों से मिले और फिर चले गए, भाई ये बच्चे करेंगे। बोला जी ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, स्टडी है इनकी, कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट को वहाँ की संस्कृति का नहीं पता था, वहाँ के माहौल का नहीं पता था, वहाँ के जो गांव के जो अदब हैं, जिस कल्चर में एक गांव का सारा सिस्टम को पिरोया गया है, उसकी जानकारी उन दिल्ली वाले स्टूडेंट को नहीं थी। वो तो सब लड़कियां जीन्स विन्स पहने, टी शर्ट वगैरह, और स्टूडेंट कोई चश्मा लगा रहा है, कोई कैमरा हाथ में ले रहा है, हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, और कलेक्शन ऑफ डेटा में ध्यान कम और फालतू हंसी मजाक और खाने पीने में ध्यान ज़्यादा। 2 ही 3 दिन बाद गांव से एक धीरे धीरे, पहले तो निचले लेवल पर उनके प्रति आक्रोश था, और 2-3 दिन में प्रोफेसर साहब तक बात पहुंच गई, अब जी यो जो आपका लॉट है इसने कितना और ले जाओ, सैर सूर में करा लियो डेटा, यहाँ तो ये फिट नहीं है। वो आए और उन्होंने उनको बताया, अनुभव की बात बताई कि जिस भी रीजन में हम कलेक्शन करने जाते हैं, हमें उनकी ट्रेडिशन का, हमें उनके संस्कारों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जभी तो हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। यदि हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो अगला बंदा कोऑपरेट नहीं करेगा, और जो हमारा बेसिक पर्पज़ है वो तो फेल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बाउले ठीक कह रहे हैं, अनुभव प्रमुख शिक्षक है इसमें, और विवेक की तो ज़रूरत है ही। अब कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा में एक है प्राथमिक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा तो आपको पता ही है। सेकेंडरी डेटा का क्या है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल बॉडीज़ के पब्लिकेशन हैं, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन हैं, कमेटीज़ की रिपोर्ट हैं, कमीशंस की रिपोर्ट हैं, या प्राइवेट पब्लिकेशन है। कहीं से भी आपने डेटा को उठा लिया, वो प्रकाशित थे या अप्रकाशित स्रोत थे, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। अब असली बात आती है कि प्राथमिक डेटा को कैसे इकट्ठा करें, आप ग्राउंड पर जाके कैसे इकट्ठा करेंगे। इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का मतलब है कि खुद जाकर आप व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है, और इसमें आपको पता ही है
सीमित क्षेत्र होना चाहिए, स्थानीय प्रकृति हो, जहाँ मौलिकता, शुद्धता और गोपनीयता का बहुत महत्व है। बताने वाले को ये भी पता होना चाहिए कि भाई मेरा नाम नहीं जक रहा होगा कहीं, किसने ये डेटा बताया, डेटा लिख लो आप, नाम नहीं पब्लिश होना चाहिए। कई बार आप देखते हो कोई सरकारी अधिकारी भी है, वो भी कहता है भाई नाम तो बताना, लिखना मत मेरा, कहानी क्या है या बता देता हूँ। तो पत्रकार लिखता है, उन्होंने नाम ने लिखने की शर्त पर यह जानकारी दी। सीमित क्षेत्र में पारिवारिक आय व्यय, मजदूरों के रहन सहन की स्थिति या शिक्षित बेरोजगारी कितनी है। शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये तो मजदूरों की कैसी कंडीशन है, इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, विनम्रता होनी चाहिए। आप बात करोगे प्यार से तो शायद अगला बंदा आपको कोऑपरेट करे, ना तो वो कह देगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों बताऊंगा भाई, क्या बेनिफिट होने वाला है मुझे, क्यों मेरा दिमाग खराब करे खामखा। निष्पक्षता होनी चाहिए और दूरदर्शिता से काम ले तो आपके जो डेटा हैं वो विश्वसनीय होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और सूचना देने वालों की भाषा, जो सूचना दे रहा है उसकी भाषा, उसके रहन सहन का लेवल क्या है और रीति रिवाज का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे पर्याप्त सहयोग हम प्राप्त कर सकें। मान लिया कोई बिहार से है, वो बिहारी बोलता है, बस्ती बिहारी है, मुरथल में भी बिहारी है, एक बस्ती है जो बाहर की तरफ है, यहाँ सेक्टर के साथ में हाउसिंग बोर्ड में भी एक बिहारी मार्केट कहते हैं, यहाँ काफ़ी लोग वहाँ के। मान लिया आप वहाँ सर्वे कर रहे हो और आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हो, वो जवाब नहीं देगा, हाथ हिला देगा और कितने बूझ ले भाई। आपको भाषा का पता होना चाहिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, किस तरह का उनका रेंज है ना, उनके पास बैठना पड़ेगा, जिस खाट पर वे बैठे हैं वहीं बैठना पड़ेगा, जिस माहौल में वो हैं उनके रीति रिवाज का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसी हिसाब से आप बड़े बुजुर्ग को पहले राम राम करोगे, फिर उससे मिलोगे, पहले दो एक शब्द उससे हाल चाल पूछोगे, कैसे हो, कोरोना में आपका ठीक है स्वास्थ्य, बचे हुए हो, तो अगला आदमी एक वेवलेंथ में आ जाता है। आप किसी ऑफिस में जाते हो तो जाते ही यूँ थोड़ी नहीं कहोगे कि उसके सर पे मार के कि यो काम कर, आप पहले दूर से नमस्ते करने की कोशिश करोगे ताकि वो आपकी तरफ देखे, फिर आप कहोगे ये एक रिक्वेस्ट थी, बोलो। जब वो बोलो कहेगा, जब आप पेश करोगे अपनी प्रॉब्लम को, किसी टीचर से बात करना चाहते हो, प्रिंसिपल से बात करना चाहते हो, पहले तो दूर से तो नमस्ते ही होगी, तो उसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा, ज़रूर उसके समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट नमस्ते कर रहा है, उसकी कोई न कोई प्रॉब्लम है, तेरी तरफ आ रहा है वो। अक्सर ये थोड़ा सा टाइम दो, हाँ हाँ भाई बताओ, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। और आप इस कन्वर्सेशन को करने की बजाय आप सीधे धूम धड़ाके से आए और ने बोला जी कलेक्शन ऑफ डेटा किसे कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला भी कह देगा कि भाई मैं 24 घंटे इससे काम खातिर बैठा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको पूरी चीज़ों का दूरदर्शिता का काम लेना है, उसके हिसाब से डेटा कलेक्शन करना है। तो शुद्धता, यदि आप उसी बिरादरी के बन के बात करोगे, उसी माहौल के बन के बात करोगे, आप में लोच होगी, आपकी बातचीत के तरीके में इलाका सीमित होगा और पक्षपात टाइप का बिहेवियर आप नहीं करोगे। पार्टी के बारे में पूछ रहे हो और आप इस तरह से बात कर रहे हो जैसे आप मोदी समर्थक हो, अगला उखड़ जाएगा, कह देगा ना जी आप दूर रहो, आपका तो खुद भ्रमित काम है, आप तो एफिलिएशन खुद ही रख रहे हो, आप सही डेटा कहाँ से निकालोगे। यदि इस तरह से हम नहीं करेंगे तो हमारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मैंने बताया, जिसमें हम व्यक्तिगत तौर पर खुद जाकर, एक लिमिटेड सा एरिया है उसमें एस्पेक्ट को खुद इंटरव्यू लें। दूसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। नेचुरली इसमें इंटरव्यू तो है लेकिन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट किस तरह का, इसमें सीधे सूचना प्राप्त नहीं होगी, विटनेस के थ्रू
मौखिक पूछताछ द्वारा डेटा कलेक्शन होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। कहने का मतलब ये है, जैसे मजदूरों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपने क्या किया, जो लेबर लीडर हैं, जो उनके संघ के पदाधिकारी हैं या जो मिल मालिक हैं, उनसे ही पूछताछ कर ली। तो उन मजदूरों से तो डायरेक्ट संपर्क हुआ ही नहीं, लेकिन हमने ये मान लिया कि इनसे जो जानकारी है वो पक्की जानकारी है, तो वहाँ से कलेक्शन कर लिया। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता, इसलिए कई बार हमारे रिजल्ट ज़्यादा ठीक नहीं होते। सरकार इसी तरह के मेथड अपनाती है, इसमें खर्चा कम लगता है, आपको पर्सनल लेवल पर कहीं जाने नहीं पड़ता। विशेषज्ञों की राय ले लेती है सरकार, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो हैं, मार्केटिंग से, भाई आप लोग बताओ बड़े इलाके के बारे में क्या किया जाना चाहिए, वो पूरी जानकारी दे देते हैं और उसके हिसाब से पॉलिसी डिसीजन होता है। इसमें क्योंकि अप्रत्यक्ष सूचना है तो कई बार उसमें अशुद्ध परिणाम होने की संभावना भी बनी रहती है। और जिनको आपने छांटा है, जिन लोगों का आप इंटरव्यू ले रहे हो, जिनसे मौखिक रूप से आप जानकारी ले रहे हो सकता है कि वो पक्षपात करें, उनमें अज्ञानता हो, वो लापरवाही बस भी कुछ गलत जवाब दे सकते हैं। तो इसके सफल प्रयोग के लिए ज़रूरी है कि सूचना देने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। यूँ नहीं कि एक गांव की जानकारी प्राप्त करनी है, सरपंच द्वारा बैठ के चले गए, अब जी गांव किसा खाता पीता है, मतलब सरकार कितना कर रही है, नहीं बोला मौज हो रही है, और सरकार तो फिर हर घर को राशन पानी सब के फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेटा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये कहता है कि सूचना देने वालों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। गांव में कम से कम हर वर्ग के जो लोग हैं उनमें से एक एक दो दो जरूर हों, ताकि वो एक आदमी यदि कहीं गलती भी कर रहा है तो वो पकड़ी जा सके। और वही बात है, धैर्य, विनम्रता और निष्पक्षता, ये तो अनुसंधान कलेक्ट करने वाले के लिए बेहद ज़रूरी है। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पोंडेंस। स्थानीय जो कोरस्पोंडेंस हैं उनके द्वारा जानकारियाँ, जो ये अखबार वाले ज़्यादा करते हैं, अधिकतर समाचार पत्र और पत्रिकाओं वाले क्या करते हैं, इस तरह का करते हैं कि सरकार भी विभिन्न मंडियों से वस्तुओं के बाजार भाव ज्ञात करने, फसल आदि का अनुमान करने के लिए इस रीति को अपनाती है। इसके अंदर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो टाइम टू टाइम अपने अनुभव के आधार पर अनुमानतः सूचनाएं भेजते रहते हैं। उसमें व्यक्तिगत अनुमान हैं तो अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे गोहाना जैसी जगह भी, सोनीपत भी, लोकल कोरस्पोंडेंट होते हैं हर न्यूज़पेपर के, जो भी बड़े न्यूज़पेपर हैं। अब वो इसी तरह से काम करते हैं, वो ट्रिब्यून का भी होता है, वो हिंदुस्तान टाइम्स का भी हो सकता है साथ ही साथ। और जो भी यहाँ की लोकल जानकारी जो भी कभी उसको मिलेगी खास, वो छपे ना छपे वो तो अगले की मर्जी है, जब वो ठीक लगेगी तो छापेंगे, लेकिन जानकारियाँ वो लगातार भेजते रहेंगे। तो इस तरह से कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पोंडेंस, संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। जैसे गोहाना में कई बार कोई ज़्यादा हलचल हो जाती राजनीतिक रूप से, तो फिर पता चलता कि बहुत से बड़े पेपर से जुड़े हुए लोग यहाँ हैं जिनसे जानकारियाँ मिलती रहती है। अगला पॉइंट है प्राइमरी मेथड के कलेक्शन का, मेल्ड क्वेश्चनरी, डाक द्वारा प्रश्नावली। इसमें जो रिसर्चर है वो प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार कर लेगा, प्रश्नावली तैयार कर लेगा और फिर वो डाक द्वारा भेज देगा, जिसके पास से भी डेटा उसको कलेक्ट करना है, और उनके पास भेज देगा और फिर वो लोग भरकर निश्चित तिथि तक उसको लौटा देंगे। इसमें खास बात यह है कि जो आपने प्रश्नावली बनाई उसमें प्रश्न सरल हों, साफ हों, छोटे हों, संख्या में कम हों, गुस्सा ना आवे उनको पढ़ के, अनुसंधान से संबंधित हों और उनका जवाब हाँ या ना
या किसी नंबर के रूप में हो। यदि आपने प्रश्नावली बनाई और बीच में न्यू लिख दिया कि विद्यालय पर एक निबंध लिखिए, तो कोई जवाब नहीं देगा। आपने न्यू लिखना पड़ेगा इस गांव में सीनियर सेकेंडरी के कितने विद्यालय हैं। अगला लिख देगा 1 या 2, ऐसे आंसर होगा। क्या यहाँ कोई कॉलेज की भी व्यवस्था है शिक्षण की, वो लिख देगा नहीं या हाँ। तो ऐसे सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे। इसमें एक काम और करना पड़ेगा, डाक द्वारा जब आपने प्रश्नावली चाहिए तो साथ में आप अपने एड्रेस का एक लिफाफा भी उसमें साथ डाल दोगे और उस पर टिकट भी आप पे लगा के भेजोगे अंदर, ताकि अगला तो सिर्फ उस प्रश्नावली को भर के साइन करके और उस नए लिफाफे में डाल के आपके पास भेज दे। अपनी तरफ से वो 5 रुपये नहीं लगावेगा। तो यदि आपको डेटा कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनरी, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। ये प्रणाली बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हों जो उसका जवाब देना चाहें। ये आमतौर से ओपिनियन सर्वे में काम आता है। उपभोक्ताओं की रुचियों का अनुसंधान करना है और सरकार कई बार सर्वेक्षण करती है उद्योगों से संबंधित, तो इस तरह की काम आती है। ये ओपिनियन सर्वे जैसे करते हैं तो हर वर्ग के पास भेज दिया, लेकिन पढ़े लिखे वर्ग में ही इस्तेमाल आ सकता है। अनपढ़ आदमी कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, कैसे जवाब देगा और कैसे वापस उसको डाक में डालेगा। हाँ, जहाँ पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा है तो कम समय में और कम खर्च में बहुत बड़े इलाके से ओपिनियन सर्वे हमारे पास आ सकता है। इसमें मौलिकता भी है क्योंकि जिससे क्वेश्चन पूछा गया है जवाब वही दे रहा है, तो ये काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, बड़ा क्षेत्र भी है, लेकिन कई बार पूरी जानकारी नहीं आती, शुद्धता में भी कमी हो जाती, कई लोग नहीं समझ पाते और केवल शिक्षित व्यक्ति जवाब दे सकते हैं, तो अशिक्षित कैसे यू शामिल होंगे। और आखिरी है इसमें क्वेश्चन रीज टू बी फिल्ड बाय एनुमरेटर। जो कलेक्शन करने वाला है वही खुद क्वेश्चनरी बना रहा है, वो खुद जाएगा और उनसे क्वेश्चन पूछता रहेगा और खुद भरेगा। तो ये पहले वाले से तो ये कई बार ठीक लगता है। इसमें व्यक्तिगत संपर्क भी है, शुद्धता भी है, निष्पक्षता भी है, लेकिन इसमें व्यय ज़्यादा लगेगा और भी कठिनाई आएंगी। कई तरह की कठिनाई आ सकती हैं। खुद जाओगे तो आपको मैंने बताया था कि उस इलाके की भाषा, रीति रिवाज, स्वभाव वगैरह से आपको परिचित होना चाहिए। पहले इन लोगों की ट्रेनिंग होती है ताकि कुछ अनुभव प्राप्त हो कि किस तरह से हमें डेटा कलेक्शन करना है। अन्यथा तो कई बार आप जाते हो तो कई और तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अगले आदमी को समझ में आना चाहिए कि ये रिसर्च पर्पज से आए हैं, इनका और कोई रेकी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है गांव में। तो इस तरह की होगी इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी टू बी फिल्ड बाय एनुमरेटर। तो आज हमने डिस्कस किया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा। और इस यूनिट को आपने बड़े ध्यान से करना है। आगे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, यदि साथ साथ आप करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।